पंजाब, राइज पंजाब के नाम से एक फ्रेमवर्क है कि हमने कोविड रिलेटेड तकरीबन 106 अरब रुपए इसकी तरफ रखे हुए हैं वेरियस मद में, ताकि इकॉनमी भी और इसके साथ साथ जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिलीफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कोरोना रिलेटेड इस बजट का तकरीबन 106 अरब रुपया इस बजट का कोरोना से रिलेटेड है। मैं अपनी टीम को, पीएनडी बोर्ड को ख़ास तौर पे इस वक्त उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है कि पंजाब में एक ऐसा बजट पेश किया जाए जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। मगर एक चीज़ का मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि हमने अपने बजट में ये ज़रूर ज़िक्र किया है कि ये रोलिंग एक्सपेंडिचर को हम देखेंगे। इससे मुराद ये है कि हम गैर यकीनी की सूरत हाल में हैं। कोविड कितना अरसा लास्ट करता है, इसके नुकसानात क्या होते हैं, मईशत पे क्या होते हैं, सेहत के लिए और कितनी फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। तो हर महीने बजट एक्सपेंडिचर का रिव्यू भी किया जाएगा। माजी की तरह नहीं कि जो डिमांड आई उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक्चुअल डिमांड, नीड बेस्ड और कोविड को प्रेफरेंस देते हुए हम अपना पूरा साल समझें बजट मेकिंग एक्सरसाइज से लेके हर एक एक्सपेंडिचर पर नज़र रखते हुए इसको अप्रूव करेंगे। इस बजट में जहाँ डेवलपमेंट की बात की जाए तो आपके नोटिस में होगा कि पिछले साल हमने 9 हॉस्पिटल्स और 6 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की बात की थी। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। लाहौर के अंदर एक भी जनरल हॉस्पिटल पिछले 20 साल से नहीं बना। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन को हमने इस बजट के अंदर भी खातिर खा बजट दिया है और अपने प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग हैं ताकि वो फ़ौरन कंप्लीशन की तरफ पहुँचे, उनकी तरफ फंडिंग बढ़ाई है। इसके अलावा एक कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज भी हमारे बजट का हिस्सा है। उसका एक अहम जुज़्व ये है कि हमने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। उसके लिए पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे प्रोग्राम, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट, शजरकारी मुहिम, नहर की भल सफाई, नहर की लाइनिंग, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, रोज़गार के मौके ज़्यादा फराहम हो सकते हैं। तो हुकूमत ने अपनी बजट की तरजीहात में पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम को बहुत अहमियत दी है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस बजट को, जो आपने भी एनालिसिस किया होगा, आपने ये भी देखा होगा कि हमने इसको इंक्लूसिव बजट बनाया है। हमने अवामी आराह को इसमें इंक्लूड किया है और उन्हीं प्रायोरिटीज़ को हमने तरजीह दी है जो हमें फीडबैक भी मिलता रह गया है। ये वक्त हमारी मईशत के लिए, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इंतहाई क्रिटिकल है, बट मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक बेहतर मनसूबाबंदी के साथ इंशाअल्लाह इस बुरे वक्त से हम ज़रूर जल्द निकलेंगे और इंशाअल्लाह तरक्की की राह से हमवार होंगे। शुक्रिया। लॉकडाउन खोल दिया गया और उसका भी आज खमियाजा सारा पंजाब भुगत रहा है। मैं इस पर अर्ज़ करूँ, देखें, दुनिया में कोई ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल नहीं है। ये नहीं हुआ कि कोरोना 17, 18 गुजर चुके हैं और 19 सिर्फ पाकिस्तान में आए और हम ही इसका हल जानते हैं और अक्ल कुल के साथ हल करेंगे। याद रखिएगा, ये वो एक वबा है जिसके साथ साथ हमें डिसीजंस लेनी भी पड़ेंगी, वापस भी करनी पड़ेंगी, फिर लेनी पड़ेंगी, क्योंकि डायनामिक सिचुएशन है। आपने अपने हेल्थ केयर के लोड को देखना है, उसको कंपेयर करना है अपने इकोनॉमी के लोड पे कि लोगों पे क्या असर आ रहा है, इकोनॉमिक लॉसेस का। आपने कोशिश ये करनी है कि इस लोड को हेल्थ केयर सिस्टम के सस्टेनेबल लेवल पे रखें। उसके लिए खोले जाएंगे, बंद किए जाएंगे और यही पॉलिसी रहनी चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब भी यही है। और जो पहले 2-3 हफ्ते का वो ये था कि आवाम के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि हमने अपने आप को खुद बचाना है। दुनिया के ममालिक में ये कंट्रीब्यूशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीडिया की तरफ से भी आता है, आवाम की तरफ से भी आता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस लोड को इसी तरह मैनेज करते रहें। जी, मेरा सवाल है अशरफ मेहताब जी, लाहौर वकीलों से। आपने जो बजट डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें आपने बताया कि 1433 अरब आपको मिलेंगे इस रवा वाली साल आने वाले में वफाक से।
317 अरब आपके अपने हो गए, तो ये कुल आमदन 1750 अरब बनती है। आपका बजट 2240.6 अरब का है। अब ये 490 अरब कहाँ से आएगा, ये शॉर्टफॉल है आपने सरप्लस बजट का। एक नंबर 2, आपने पिछले साल भी अपनी स्पीच में कहा था कि 3 यूनिवर्सिटीज़, 63 कॉलेज, 67 तकरीबन कॉलेज की अपग्रेडेशन और 9 जदीद अस्पताल बनाए गए। ज़रा अपडेट बता दीजिएगा कि आपने, क्योंकि 3 महीने ये कोरोना है, उससे पहले 9 महीने के अंदर आपके ये जितने वेंचर हैं, इसके तरह नाम बता दें कहाँ कहाँ बने, और इसकी जो लेटेस्ट पोजीशन है कि क्या वो छत की सतह तक बन गए हैं, बुनियादें रखी गई हैं, या कुछ ऐसे कॉलेज हैं कि जिनमें वो जो हमारे 2 करोड़ बच्चे थे या वो जो स्टूडेंट थे जिनको दाखिला नहीं मिलता था, वो कब तक इनमें दाखिला ले सकेंगे। और तीसरा कि इमरान खान साहब का भी विजन है और बाकी आपका भी यकीनी विजन है कि अंडर पासिस, सड़कें और पुल बनाने से कौमें नहीं बनती। यकीनी बात है तालीम और सेहत आपकी बहुत ज़्यादा तरजीह थी, तो ये जो मैंने ऊपर ना बताए ये दोनों, ये सेहत और उसके वाले से, तो ये फरदौस मार्केट के करीब अंडर पास बनाया जा रहा है, हालांकि वहाँ पे ओवर ब्रिज ऑलरेडी मौजूद है। तो ये फिर जो कौमें अंडर पासिस से नहीं बनती थी, ये फरदौस को खुश करने के लिए बनाया गया। पहले मैं ज़रा आपके अदाद शुमार पे बात करना चाहूँगा कि ये भी काफ़ी हमारे लिए मुश्किल था कि जहाँ सूबाई और वफाकी महसूलात को अगर पिछले साल के बजट से कंपेयर करें तो 240 अरब का एक शॉर्टफॉल है पिछले और इस बजट के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं। मगर फिर भी आप देखें कि हमने अपने एडीपी को प्रोटेक्ट किया है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम को। हमने जहाँ चीज़ों को ठीक किया है वो सर्विस डिलीवरी के एक्सपेंसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तेल की कीमत कम हुई है तो ये हमने पीओएल की जो अखराजात थे हकूमती उनको कम किया। हमने रिफॉर्म्स लेके आए पेंशन साइड के अंदर, मैं अर्ज़ कर लूँ ना एक सेकेंड। उसके अलावा हमने जो डोनर फंडेड प्रोग्राम्स थे उनको बहुत हद तक रीपर्पस किया और 50 अरब रुपए से ऊपर हमने वहाँ से स्पेस क्रिएट की। तो हमने जारिया अखराजात, रीपर्पसिंग ऑफ डोनर्स और हमारे जो स्टिकी एक्सपेंसेस थे उनका रिव्यू करते हुए ये रूम क्रिएट किया, एक एफिशिएंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को सामने लेके आए ताकि हम पब्लिक स्पेंडिंग पे कोई आंच ना आने दें। जहाँ तक रही आपकी बात डेवलपमेंट के जो हमने प्रोग्राम्स अनाउंस किए थे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स, ये वैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम टेकिंग हैं, इसलिए मैंने खाली अपनी स्पीच की जीनत बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस नहीं किया। अगर पिछले 20 साल में एक जनरल हॉस्पिटल नहीं बना और मैं 9 बना जाऊं इस टेन्योर के अंदर, तो समझिएगा कि पीटीआई हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया है एज़ फार एज सोशल सेक्टर इज़ कंसर्न। इस पे मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा कंपैरिजन करते हैं कि हमने क्या किया है सेक्टर्स के अंदर, तो हेल्थ का बजट पिछले 2 साल में 74 अरब रुपए से बढ़ा है। एजुकेशन के अंदर 60 अरब रुपया दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जिसका जिक्र तो पहले किया जाता था, सेहत सहूलत कार्ड पंजाब के इस वक्त 50 लाख से ऊपर लोगों को, फैमिलीज़ को मिल चुका है और उसके लिए इस बारी 12 अरब रुपए रखे गए हैं। तो हमारी स्पेंडिंग और हमारा फोकस सोशल सेक्टर्स पे रहेगा। जहां आपने बात की वो बहुत अच्छी है अर्बन डेवलपमेंट की, चाहे वो अंडर पास हो चाहे वो ब्रिज हो, वो पंजाब की ख़जाने से नहीं लग रहा, वो लाहौर के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि लाहौर की अर्बनाइजेशन में, क्योंकि वो कमर्शलाइजेशन के रेट्स चार्ज करती हैं, वो अपना डेवलपमेंट, तो लाहौर की डेवलपमेंट में अब से, और मैंने अपनी तकरीर में भी अनाउंस किया है कि ऑल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ विल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ दोज अर्बन सेंटर्स। उनका ये काम नहीं है खाली कि वो लाइसेंसिंग फ़ी करें और उसको मॉनिटर करें, बल्कि इससे बेहतर कामों को आगे लेके जाएं। जहाँ तक आपने पूछा कि छतें कहाँ तक पहुँची, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपको बताते हुए कि 32 कॉलेज इस साल फुली फंड हो चुके हैं। तो हम उस राह पे गामजन हैं जिस पे इंशाल्लाह हमने हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है। जी हाशिम साहब, मेरा सवाल ये है कि वफाकी बजट से और सूबाई बजट से
हमारी जो ताजर बरादरी है वो खुश नज़र नहीं आती। आपने देखा होगा कि तमाम लीडर्स चाहे इसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते नज़र आते हैं कि कोरोना की इस वबा के पेश नज़र उनको कोई ख़ास मराहत या रिलीफ नहीं दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि 4 माह के अंदर PTI मेरा ख्याल CTI बन गई है, क्राइसिस तहरीक पाकिस्तान बन गई है, क्योंकि आपके ऊपर आटे का बहरान आया, आप उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे। चीनी का बहरान आया जिसमें कुछ वज़रा के भी नाम आते हैं, वो भी आप नाकाम रहे। उसके बाद पेट्रोल का बहरान आया, और ये पेट्रोल का बहरान वफाक के ऊपर डालना सरासर गलत होगा, क्योंकि इसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसका बड़ा मदखल होता है। पेट्रोल मौजूद था लेकिन पंप्स पर नहीं पहुंच सका, लोग फरियाद करते, लोग सड़कों पर पार होते नजर आए, लेकिन गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आई। हालिया भी अदालती हुक्म के बावजूद मार्केट में चीनी 70 रुपए किलोग्राम के हिसाब से नहीं मिल गई। तो लोग तो ये समझते हैं कि ये बड़ी नाकाम और फिरवल गवर्नमेंट है, क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं आपने बात की कि ताजर बरादरी और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या किया है। बहुत लोगों ने ये कहा कि जी IMF का प्रेशर होगा, आप आवाम को कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। इसके बावजूद जो 56 अरब का हमने टैक्स रिलीफ पैकेज दिया है, अगर आप उसकी ज़रा डिटेल्स में जाएं तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस हो, डॉक्टर कंसल्टेंसी फ़ीस हो, हॉस्पिटल रूम्स हो, इनके अंदर तो हमने टैक्स को ख़त्म कर दिया है, ज़ीरो रेट कर दिया है। जो छोटे गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, केटरिंग सर्विसेज हैं, और आज की मईशत के अंदर IT सेक्टर पे हमें बड़ी उम्मीद है, उसका टैक्स हमने 16% से कम करके 5% कर दिया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे 20% टैक्स लगा होता था एक्साइज डिपार्टमेंट का, उसको कम करके 5% कर दिया है। कंस्ट्रक्शंस में स्टैम्प ड्यूटी का एक बड़ा अहम किरदार है। स्टैम्प ड्यूटी पंजाब की 5% होती थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी से आता था, ताकि ये एक ओवरऑल इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो है कंस्ट्रक्शन का, उसको रिवाइव किया जाए। उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी को 5% से कम करके 1% किया गया है। मेरा नहीं ख्याल, अच्छा इसके अलावा हमने रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर्स वगैरह के लिए, ये मैं आपको पंजाब के टैक्सेस की बात बता रहा हूँ, उसके अंदर हमने 16% से कम करके शराब 5% कर दी है, जो लोग इसको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करेंगे, ताकि इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन भी हो सके। मेरे साथ चेयरमैन PRA भी यहाँ मौजूद हैं। हमारा फोकस इस साल है कि हमने टैक्स रेट कम करके ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे काम करना है, और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक आपने ये जिक्र किया, प्राइस का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है बेनिफिट का, वो हमने देखा है कि वो आवाम तक पास होने में दुश्वारियाँ आ रही हैं। पंजाब की हद तक हमने प्राइस मॉडल बाज़ार्स का फ़ैसला कर लिया है कि हम हर तहसील लेवल पे इसको लेके जाएंगे। हर लेयर जो आ रही है दरमियान में फ्रॉम एक्चुअल प्रोडक्शन, चाहे फार्म टू मार्केट हो, चाहे वो तेल की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, उन सब लेयर्स को इवेलुएट किया जा रहा है, ताकि इसका हकीकी मानों में आवाम तक ट्रांसलेट हो सके इसका बेनिफिट। जी, अच्छा सर, अली वकार फ्रॉम डॉट न्यूज़। मेरा सवाल सर ये तासुर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वो मंसूबे जो साबका गवर्नमेंट में बनाए गए, जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेनिंग बहुत बड़ा, जिसे वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है सूबे का, 300 अरब रुपया लग चुका, लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट ने उसकी कोई ऐसी खास तरीकाई नहीं की कि कब ये बजट ऐसे आवाम तक उसका फ़ायदा पहुँचना शुरू होगा, कब ये ट्रैक पर आ जाएगी। दूसरा मनसूबा जो था, 26 से 40 लैपटॉप स्कीम का था, स्टूडेंट्स को मिलते थे, अब डिजिटलाइजेशन का दौर है, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो वो लोग बच्चे जिनके पास लैपटॉप्स नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ में मिलता था, कॉलेजेस में मिलता था, अब वो यकीनन याद कर रहे होंगे कि ये हुकूमत की हमें देती। तीसरा, आपके साथ एफर्ट की, उनको इस दफ़ा ना पेंशन बढ़ी ना सैलरी बढ़ी, उनका मोरल बूस्टअप करने के लिए लेटर ऑन गवर्नमेंट कोई प्लान रखती है कि ऐसा इंसेंटिव दिया जाए, कोई ऐसी चीज़ दी जाए कि उनका मोरल इसी तरह हाई रहे, इस तरह ये कोविड के दिनों में रहा। जी, पहले मैं जिक्र कर लूँ ऑरेंज ट्रेन का, जिसको
لاہور میں تقریباً 300 ارب سے جس کا پروجیکٹ لگایا گیا. اس پہ پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے. میں تو آج تک جب بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایوان میں بھی پوچھتا ہوں کہ اس میں سے کوئی فاضل ممبر اپوزیشن کا مجھے یہ بتا دے کہ اس کی کوئی فیزیبلٹی ہے آپ کے پاس اس کو لگانے کی, جہاں ایک ہسپتال کے ایک بسترے پہ 2 مریض لیٹے ہوں. یہ کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں آپ 300 ارب کا ایک ہاتھی کھڑا کر دیں, جس کو اگر میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں نے سبسڈی نہیں دینی, اس کے بغیر چلانا ہے, تو مجھے ہر ایک مسافر سے ہر ایک ٹرپ کے لیے 250 روپیہ چارج کرنا پڑے گا فی یوزیج. اب آپ مجھے بتائیں اس کو میں کس حد تک سبسڈائز کر سکتا ہوں. جہاں آپ نے کہا کہ بجٹ کی تقریر میں کوئی ذکر نہیں ہے, بجٹ کی تقریر میں شاید آپ اس کا ذکر نہ ملا ہو, مگر میرے ڈیولپمنٹ کے اندر 40 ارب روپیہ ابھی بھی اس کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ اس ہاتھی کو کھلایا جا سکے اور چلایا جا سکے. مگر یہ جب چلے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پیسے کا جو آپ لوگ دیتے ہیں اس کا 4.5 ارب روپیہ تو اس کی سبسڈی میں جائے گا, اور 4.5 ارب اس کے اوپر تقریباً آپ کا اس کے جو چائنا سے لون لیا ہوا ہے اس کی انٹرسٹ پیمنٹ میں جائے گا. تو تقریباً 9 ارب روپیہ پنجاب کی 11 کروڑ کی عوام سے ایک 27 کلومیٹر چلانے کے لیے ایک ٹرین کے لیے لیے جائے گا. اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں کہ کتنا اہم منصوبہ تھا, اور اس کی کیا یہی ٹائمنگ تھی. جب ہمارے پاس 20 سال میں ایک ہسپتال نہ بنا ہو تو کیا ہمیں آیا یہ بنانا چاہیے تھا یا اپنے ہیلتھ کیئر اور سوشل سیکٹرز پہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا. میں آپ کی لیپ ٹاپ والی بات سے ایگری کرتا ہوں, بٹ لیپ ٹاپ سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. اب تو لوگ ٹیبلیٹس استعمال کر رہے ہیں, اب تو لوگ فونز یوز کر رہے ہیں, اور آج کل کی دنیا میں جدت ہے. اب کورسز بھی آن لائن ہوں گے, اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے برک اینڈ مارٹر کو ریڈیوس کرنا ہے. یہ کووڈ کو تھوڑا دیکھتے ہوئے ہم اپنا اس کے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں جس چیز کو آن لائن لے جا سکے, جس نے سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی پروموٹ کرنا ہے تو ہم ٹیبلٹس بھی لے کے آئیں گے, جس چیز سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے کریں گے. جی اس پہ میں عرض کر لوں, بڑا ہی ایک مشکل فیصلہ تھا. بڑا ہی ایک مشکل فیصلہ تھا. آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب میں جو خط غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں ان میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے, اور ہمیں احساس پروگرام کے تحت اور بھی ان کی فنڈنگ کرنی پڑے گی تاکہ ان کی کچھ ہم جو معاشی بدحالی ہے اس میں کچھ حصہ ڈال سکیں. کتنا عرصہ چلتا ہے کووڈ کا یہ امپیکٹ, کون سی انڈسٹری پہ چلتا ہے, کیا کیا ایشوز آتے ہیں کل کو. تو جہاں جہاں سے ہم اپنی سیونگز کر سکتے تھے یا روک سکتے تھے, اس میں ہم نے یہ بھی سوچا کہ کم از کم سرکاری ملازمین کے پاس اگر وہ دفتر نہ بھی آئیں تو ایک جاب سیکیورٹی تو موجود ہے. مگر یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ ہے کووڈ کے لحاظ سے. البتہ میں عرض کر دوں جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ پیرامیڈیکلز ہیں, چاہے وہ سینیٹری ورکرز ہیں جو کہ ان کے ساتھ کورونا پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, ان سب کے لیے پنجاب حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جتنا عرصہ وہ کووڈ پیشنٹ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اس ہر ایک مہینے کی ان کو اضافی تنخواہ ملتی رہے گی. جی سر وہ ایک سیکنڈ بزرگ صاحب ہیں ہمارے جناب. یہ دسو کہ پچھلے سال اور اس تو پچھلے سال درمیان پنجاب میں کی ڈکلائن آیا کہڑے سیکٹر ہے ایگریکلچر مینوفیکچرنگ اور سرمایہ کاری جو کتنی بڑی ہے سر جی کوسچن میں آئے ہیں اکاؤنٹ کے بارے تو یہ ہے کہ پچھلے سال اور اس کو پچھلے سال کتنی فنڈنگ دی گئی
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੂਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨੈਬ ਕੇਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਇੰਡਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 साल? सर पहले तो मैं अर्ज़ करा, जैसे जनाब ने फरमाया कि इकॉनमी में कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, तो जो हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने जब इस साल का जायज़ा लिया, पंजाब सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेस है हमारी, एग्रीकल्चर के लिहाज से भी पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। दोनों में ये देखा गया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा हिट उसने ली। मैन्युफैक्चरिंग में हमारी शरह नमूद सबसे कम हुई है, उसके बाद आपकी आई है इम्पैक्ट आया है सर्विसेज सेक्टर पे, और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर फिर भी पॉजिटिव, रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव था। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने पंजाब में काफ़ी हिट लिया। अब उसके लिए हमने क्या करना है, पहले मैं ये भी अर्ज़ कर लूँ, सूबे ने भी इस साल अगर आप मेरी तकरीर में पढ़ें तो एक MSME स्कीम का जिक्र किया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये क्या है कि आजकल लोगों को क्या ज़रूरत, आपको मईशत के रिवाइवल के लिए क्या ज़रूरत है, उसमें एक बहुत अहम चीज़ है लिक्विडिटी। पैसा होगा तो काम चलेगा, बैंक से कर्जा होगा, कोई आप अपनी जेब से डालेंगे, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो चलेगा ना। तो पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि हम एक MSME प्रोग्राम के तहत बैंकों के साथ काम करते हुए माइक्रो फाइनेंस की दुनिया में स्मॉल एंटरप्राइजेस को, मीडियम एंटरप्राइजेस को, जहाँ जहाँ लिक्विडिटी क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है वहाँ पंजाब अपना के लिए भी किरदार अदा करेगा और एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। कहीं कहीं हम क्रेडिट गारंटी स्कीम के थ्रू करेंगे, कहीं डायरेक्ट लोनिंग के थ्रू करेंगे, कहीं रिस्क पार्टिसिपेशन के थ्रू करेंगे, कहीं इंटरेस्ट सब्सिडी के थ्रू करेंगे, ताकि इस सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इसमें रिवाइवल आ सके। फूड के अदाद शुमार तो भी मैं लेके आपको बता देता हूँ, मगर इस साल का मैं आपको बता दूँ, पंजाब खाली पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट समझें पंजाब है। तो ये तारीख़ में पहली बारी हुआ है कि हमने अपना हदफ 4.5 मिलियन टन रखा था। जब भी हदफ रखा जाता है उसका तकरीबन 60 या 70% ही अचीव हो रहा होता है, मगर हालात को देखते हुए, टिड्डी दल को देखते हुए फूड रिज़र्व स्टॉक्स आपके बेहतर होने चाहिए पिछले सालों की निस्बतन। और अल्लाह का फजल है कि ये कोरोना जैसे हालात में भी अल्लाह ताला ने जो हमें मुल्क बख्शा है, इसके अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है, हम डिपेंडेंट नहीं है बाकी मुल्कों पे। तो हमने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए 330 अरब से ऊपर रखे हैं अगले माली साल के अंदर, और इस साल ये पहली बार हुआ है कि हमने अपना फूड का टारगेट पूरा किया है 4.5 मिलियन मेट्रिक टन का। जहां आपने बात की कि हम लेते कितने में हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, उस पर इंसलरी कॉस्ट आती हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट आती हैं, फिर हम बेचते हैं उसको एक सर्टन रेट पे, वो अगर आप देखें तो बड़ा हेविली सब्सिडाइज्ड है, क्योंकि आटे की कीमत को मद्देनज़र रखते हुए, आम आवाम को देखते हुए, मगर इसमें बुनियादी इस्लाहात के लिए एक स्ट्रेटिजिक फ्रेमवर्क बन गया है कि जिस पे सेक्रेटरी फूड भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो भी बात कर सकते हैं। मिनिस्टर साहब उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो कैबिनेट में लाया जाएगा कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, अकाउंट 2 वाला भी, इसको ग्रेजुअली इससे निकलना है, बट ऐसे अंदाज में निकलना है कि इसका बोझ आवाम पे पास ना हो, दरमियान में से हमने कोई रास्ता निकालना है। जी जी, जैसे ही उसमें से चीज़ें निकलेंगी विल सेंड इट। जी एक तो सस्ते सफर के लिए ऑनलाइन टैक्सी सर्विस थी, उस पर टैक्स लगाया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई इन दिनों में, जबकि खासतौर पर इन टैक्सी सर्विस वालों का कारोबार भी मुतासर है और आवाम को भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा फेडरल हुकूमत के ज़िम्मे पंजाब के तकरीबन 130 करोड़ हैं, फेडरल जी जी में
اس کے لیے کیا اقدامات ہوئے ہیں؟ کیا اگر وہ 121 ارب مل جاتے تو آپ مزید بہتر فیصلے نہ کر سکتے، یا اگر اب تک نہیں ملے، فیڈرل نے نہیں دیے تو کیوں نہیں؟ مل جاتے تو بے شک بہت اچھے ڈیولپمنٹ پروگرام اور بہتر ہوتا، بٹ اگر آپ ان کی تفصیل دیکھیں تو یہ 128 یا 130 ارب کئی سالوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، 5 سالوں سے اوپر کے ہیں، کوئی 3 سال پرانے ہیں، کوئی 6 سال پرانے ہیں۔ اس سال ہماری ایک FBR کے ساتھ ایک ٹیکس ریکنسیلیشن کا ایشو تھا، وہ بڑا بہتر انداز سے ریزولو بھی اور ہمیں پیسے بھی ملے۔ ان ساروں پہ ہم ہمیشہ فالو اپ کرتے ہیں، مگر فیڈرل گورنمنٹ سے کیونکہ وہ ایک IMF پروگرام میں ہے، اس سال ہماری اوور ڈرافٹ لائن جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہے وہ بھی اویلیبل نہیں تھی، مگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اپنے لیے لیکوڈیٹی کا روم کریٹ کیا جو کہ 70 ارب روپے سے اوپر کا ہے ویز اینڈ مینز لائن کا مطابق۔ آگے کا جو ڈیولپمنٹ فوکس ہوگا اس میں دوبارہ سے، کیونکہ آپ کی بات وہیں سے آتی ہے کہ پیسے آتے تو کیا کرتے، پیسے نہ آنے کی صورت میں کیا کریں؟ اگر لیکوڈیٹی، اگر محصولات، اکانومی نے ٹائم لینا ہے ریکور ہونے میں، تو یاد رکھیے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ کی پبلک سپینڈنگ کے اندر ایک میجر کنٹریبیوٹر ثابت ہوگا۔ اگر میں مجھ سے پوچھیں کہ حکومت کا فوکس اس طرف کہ کہاں جانا ہے اس سال، تو وہ جانا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی انڈسٹری، کون سے پروجیکٹس وائبل رہتے ہیں، ان کے پاس شاید فنڈنگ اویلیبل ہو مگر وہ پروجیکٹس کرنے کو نہ ہو۔ ہمارے پاس پروجیکٹس بے شمار ہیں انفراسٹرکچر کے چیزوں کے، بٹ ہم لمیٹڈ فنڈنگ کے ساتھ ان پہ کام کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا ملاپ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو صوبائی ٹیکسز سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں آنے کے لیے 5 سال کی چھوٹ بھی دی ہے، اور جو ہماری ایک ہیلدی پائپ لائن ہے جس میں رنگ روڈ راولپنڈی شامل ہے، آپ کا لاہور کا سدرن لوپ 4 شامل ہے، ایسے بڑے پروجیکٹ، ڈیولائزیشن آف روڈز، میجر آرٹیریل روڈ شامل ہیں، 165 ارب سے اوپر کی پائپ لائن ہے۔ تو انشاءاللہ اگر حالات بہتر ہوئے اور جس طرح ہم گامزن ہیں یہ پی پروجیکٹس کو کرنے میں، تو یہ 337 ارب کے علاوہ انشاءاللہ 165 ارب کے اور پروجیکٹ کو بھی شروع کیا جائے گا۔ جی اس پہ میں عرض کر لوں کہ ہم نے رینٹا کار سروس کا تو ٹیکس کم کر دیا تھا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے رائڈ ہیلنگ۔ وہ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں گلوبلی بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی کے انڈر فال کرتی ہے، اوبر، کریم اور یہ باقی، یا یہ فال کرتے ہیں رائڈ ہیلنگ کے اندر، کس کے اندر؟ تو میں عرض کروں کہ رینٹا کار کو تو ہمیشہ 16% سے ٹیکس کیا جا رہا تھا، اس کو ہم نے 16% سے کم کر کے 5% کیا اس سال، ان کو ان سے بھی کم 1% رکھا ہے اور 4% پہ رکھا ہے، تو میرے خیال سے بڑا بیلنسڈ ٹیکس اپروچ ہے، اور یہ ہم سب کو اپنے منصوبے، اپنے جو اہداف ہیں، اپنے آبجیکٹیوز ہیں ڈیولپمنٹ میں، اس میں پورا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ شکریہ۔ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جوان بخت پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کر رہے تھے لاہور سے، جو آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 22